बजट गृहिणी परिवार की मुख्य भूमिका में होती है। जब भी कोई गृहिणी अपने परिवार का बजट बनाकर कार्य करती है तो उस परिवार की आय व्यय में संतुलन बना रहता है। परिवार की बजट का मुख्य परिभाषा है कि आय व्यय में पूर्वानुमान लगाकर जो व्यय किया जाता है उसको पारिवारिक बजट कहते हैं। इसमें कई जो वैज्ञानिक थे, गृह विज्ञान के लोग थे, जानकार लोग थे, उन्होंने अलग अलग भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी थी। इसमें एक प्रोफेसर मार्शल भी थे। उनकी जो बजट की परिभाषा थी, उन्होंने बताया कि पारिवारिक बजट परिवार के आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान जो लगाया जाता है उसे ही बजट कहा जाता है। उन्होंने इन शब्दों में स्पष्ट किया था। इस प्रकार से फिर बजट के प्रकार होते हैं कई। इसमें मुख्य प्रकार लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है संतुलित बजट। संतुलित बजट का मतलब ये होता है कि जो भी आय है, आय के अनुसार व्यय किया जाना है। इसमें किसी और बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जो हमारी इनकम है, इनकम के अनुसार हम खर्च करते रहते हैं। इसमें और कोई बात का ध्यान नहीं रखा जाता है, वह संतुलित बजट कहलाता है। इसमें न ऋण लेने की आवश्यकता होती है, ऋण का प्रावधान होता है, न बचत का प्रावधान होता है। संतुलित बजट में किसी भी बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन नेक्स्ट है घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब यह है कि हमने बजट नहीं बनाया, सही से बजट नहीं बना है और उसमें इनकम है, इनकम के अनुसार जो आय है, आय हमारी कम है और आय से अधिक हमने व्यय कर दिया तो उससे हमारा बजट जो है वो घाटे में चला जाता है और हमें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इससे गृहिणी ऋणी हो जाती है, जो कि बजट घाटे का बजट कहलाता है। नेक्स्ट है बचत का बजट। बचत का बजट का मतलब ये होता है कोई भी कार्य है, कोई भी गृहिणी है, वह अपने कार्य को इस प्रकार से करती है, अपने मदों पर खर्च करती है रुपए, ताकि उसकी बचत हो सके। जैसे कि किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है तो वो 100 रुपए में से केवल 90 रुपए खर्च करती है और 10 रुपए बचाती है। यानी कि अपनी इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का 90% उसे खर्च करना है और 10% बचा के रखना है, जो कि उसकी बचत में जाता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हमारे मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसी तरह से हमने जब बजट बनाया तो हम बजट बनाएंगे, बजट बनाने का भी एक मुख्य उद्देश्य होता है। गृहिणी को समस्त इसमें उद्देश्य में पहला उद्देश्य है समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय। जो गृहिणी है उसको ये पता होना चाहिए हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हर सदस्य की कितनी आय है, उस सदस्य को किन किन स्रोतों से आय प्राप्त हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है, ये गृहिणी को पता होना चाहिए। अगर उसे ये नहीं पता होगा तो वो सही से बजट नहीं बना पाएगी। नेक्स्ट है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान। यानी कि जब गृहिणी बजट बनाती है तो परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आवश्यकता है। जैसे घर में बच्चे हैं तो बच्चों की शिक्षा की पे कितना व्यय करना है, बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी दवाइयों पर कितना व्यय करना है। तो परिवार के हर सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर ही बजट बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। जो हमारे घर के सदस्य होते हैं, जो इनकम करते हैं, जो जिनको पैसे की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रोत्साहन ये करना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक श्रम करके अधिक से अधिक पैसे को किस तरह से कमाना है और हर व्यक्ति को पैसा कमाने के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है अनावश्यक व्यय पर रोक। कई परिवार होते हैं अनावश्यक व्यय करते हैं। उन अनावश्यक व्यय करने वाले व्यक्तियों पर गृहिणी को रोक लगानी चाहिए ताकि वो अनावश्यक व्यय ना कर सके। जैसे कि घर में बच्चे होते हैं, वो रेस्टोरेंट पर जाना पसंद करते हैं, अन्य कई पदों पर अनावश्यक व्यय खर्च करते हैं, जिन पर की रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट है पारिवारिक आय व्यय में समुचित नियंत्रण स्थापित करके परिवार के रहन सहन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। गृहिणी परिवार के जो आय और व्यय दोनों पर नियंत्रण रखती है। आय किस तरह की है, उस पर हमें कितना व्यय करना है। अगर वो आय में व्यय में दोनों में संतुलन बनाती है तो उसकी बचत ठीक प्रकार से हो जाती है। जब बचत ठीक हो जाती है तो वो परिवार का स्तर ऊंचा उठा सकती है और समाज में एक सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट है परिवार की अर्थव्यवस्था को ठीक से नियोजित करके परिवार के सदस्यों के भविष्य को सुरक्षित करना। यानी कि परिवार की अर्थव्यवस्था से मतलब है कि इनकम,
को ठीक करना, बैलेंस करके वो जो परिवार के सदस्य हैं उनको उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है, यानी कि इनकम के अनुसार उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है बचत करके। बजट की उपयोगिता, बजट बनाने की भी एक उपयोगिता होती है। उपयोगिता का मतलब है गृहिणी बजट बनाकर उसका क्या उपयोग कर रही है या दुरुपयोग कर रही है। सदुपयोग और दुरुपयोग कुछ भी कर सकती है बजट की, ये उपयोगिता होती है। तो बजट बनाने के बाद गृहिणी को लाभ होता है। गृहिणी को क्या लाभ होता है? आय का सर्वोत्तम उपयोग। गृहिणी जो बजट बनाती है उससे जो उसकी आय होती है, उस आय को उसके द्वारा प्राप्त धन को वो सही से व्यय कर सकती है। इससे उसका आय का सर्वोत्तम उपयोग होता है। नेक्स्ट है आय व्यय में पर्याप्त संतुलन। आय व्यय में पर्याप्त संतुलन, जब बजट बनाकर कार्य किया जाता है, बजट बनाकर पैसे को खर्च किया जाता है तो आय और व्यय दोनों में संतुलन बना रहता है। आय और व्यय का संतुलन गड़बड़ाता नहीं है, कभी भी गड़बड़ा नहीं सकता है। अनावश्यक व्यय पर रोक, जब बजट बनाकर कार्य किया जाता है तो अनावश्यक व्यय यानी कि अनावश्यक रूप से खर्च किया जाने वाला पैसा उसे रोक सकते हैं, उसको खर्च नहीं किया जाएगा, वहां से कई आवश्यक कार्यों पर उसको खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट है बचत की व्यवस्था। जब बजट बनाकर कार्य करेंगे तो उस बजट में हमारी बचत की व्यवस्था होती है। कुछ पैसे को हमें आय के बाद व्यय करेंगे, व्यय में कुछ पैसे को बचाना भी है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है ऋण से बचाने में सहायक। ऋण से बचाने में सहायक कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि जब गृहिणी आय के अनुसार व्यय करती है तो वो कभी भी ऋणी नहीं होती है, क्योंकि उसके बजट में बचत का प्रावधान होता है। बचत का प्रावधान होने की वजह से वो गृहिणी कभी भी ऋणी नहीं हो सकती है। ऋण लेने का मतलब होता है किसी से पैसा उधार लेना, ये होता है ऋणी होना। नेक्स्ट है पारिवारिक सुख समृद्धि में सहायक होना। जब गृहिणी बजट बनाकर कार्य करेगी उसकी बचत भी होगी, आय के अनुसार व्यय होगा। जब वो बचत करने के बाद एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी तो उसके पास अधिक धन होगा, अधिक धन से उसकी परिवार की सुख समृद्धि विकसित हो चुकी होती है, इससे भी उसको लाभ होता है। अब है अर्थशास्त्रियों को लाभ। अब हमने देखा कि बजट बनाने से केवल गृहिणी को ही लाभ नहीं होता, इससे अर्थशास्त्रियों को भी लाभ होता है। अर्थशास्त्रियों को कैसे लाभ होता है? वो इस प्रकार से होता है कि छोटे छोटे जो गृहिणियों के द्वारा बजट बनाए हुए होते हैं उन बजटों का अर्थशास्त्री लोग अवलोकन करते हैं कि वह बजट किस तरह के थे। वो जो घर के स्तर पर, घरेलू स्तर पर बजट बनाए जाते हैं उन्हीं के अनुसार अर्थशास्त्री अपना बजट बनाते हैं, बजट पेश करते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों को लाभ। अब यहाँ पर गृहिणी को और अर्थशास्त्री दोनों का ही लाभ नहीं था, समाजशास्त्रियों को भी लाभ होता है। समाजशास्त्रियों को लाभ कैसे होता है? समाज में रहने वाले लोग होते हैं कि कहाँ हमने पैसा खर्च किया, समाज के लोगों से हमें पता चलता है। जैसे कोई परिवार किसी बुराई पर पैसा खर्च करता है, बुराई से मतलब है जुआ खेलना, शराब पीना, इन बातों पर कहीं पैसा खर्च कर दिया जाता है तो वह समाज के लोगों के द्वारा पता चलता है। यह भी एक समाजशास्त्रियों को लाभ होता है। हम बजट बनाएंगे तो बजट बनाते समय ध्यान रखेंगे कि उस बजट में कौन कौन से बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कोई काम करते हैं तो उस पर पहला दूसरा हेडिंग डाला जाता है। इसी तरह से जब हम बजट बनाएंगे तो उसमें आवश्यकताओं को, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान रखा जाएगा। जो सबसे आवश्यकता है उसको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह की आवश्यकताओं को रखा जाएगा। अब हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं, दैनिक आवश्यकताएं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो भोजन है। भोजन का मतलब हम जो खान पान है हमारा, वो उस पर हमें कितना खर्च करना है। खान पान पर पैसा आय के अनुसार खर्च किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय कम है तो वो सस्ता भोजन ग्रहण कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो वो उससे अधिक पैसे धन उस पर खर्च कर सकता है। नेक्स्ट है वस्त्र। दूसरी आवश्यकता में है वस्त्र। वस्त्र होता है मतलब कपड़ा। तो हमें जब हम कपड़े पहनते हैं तो उस समय ध्यान रखा जाता है कि हमने आय के अनुसार ये देखना है कि वस्त्रों पर कितना प्रतिशत खर्च करना है। वस्त्र पर कपड़ा खरीद के लाना है, सिलाई देनी है, उस सब बात का ध्यान इस वस्त्र में रखा जाएगा। नेक्स्ट है मकान। मकान का मतलब है जहां हम रहते हैं, आवास होता है हमारा आवास, उसको कैसा होना चाहिए, आय के अनुसार ही आवास होना चाहिए। चाहे हम किराए पर रह रहे हैं या अपना मकान है, किराए पे रह रहे हैं तब तो हमें हर महीने देना है रुपए, लेकिन अगर हम किराए पे नहीं रहते हैं तब भी हम मकान के लिए
धन की आवश्यकता होती है। वो कहोगे क्यों होती है, जब अपना मकान है तो? वो इसलिए होती है कि अगर हम बजट में मकान के लिए कुछ पैसे को बचाकर नहीं रखेंगे तो ऐसा होता है कि हर सालाना मकान में टूट फूट भी होती है, सफाई भी होती है, रंगाई पुताई भी होती है, रंग रोगन, इन कामों पर मकान पे अपना मकान होने के बावजूद इनको खर्च करना पड़ता है। इसलिए मकान का बजट बनाते समय मकान पर किए जाने वाले पैसे का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है बिजली पानी ईंधन, यानी कि जब हम घर में रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं तो हमें बिजली का बिल भी देना है, पानी का भी बिल देना है और ईंधन पर भी खर्च करना है। ईंधन का मतलब होता है जैसे कि गैस, घरेलू गैस। पहले कोयला लकड़ी आदि जलते थे, अब घरेलू गैस होती है। तो हम बजट बनाएंगे तो हमें कितना जो आय का हिस्सा है वो हमारा बिजली पर खर्च होगा, हमें कितनी लाइट खर्च की है उसका, और कितना हमने पानी खर्च किया है उस बात का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा व शिक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण मद है क्योंकि जो हमारी आय होती है उसका महत्वपूर्ण भाग, हमें अधिक से अधिक भाग शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है कई बार, क्योंकि बच्चों पर शिक्षा पर पैसा खर्च करना है और जो हमारे घर में सदस्य होते हैं बुजुर्ग, उनकी चिकित्सा पर भी हमें पूरा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें बचा कर रखना चाहिए कि कब किस समय कहाँ जरूरत पड़ जाए इस बात का कोई ध्यान नहीं होता है, कोई पता नहीं चलता है पहले। इसलिए बजट बनाते समय शिक्षा और चिकित्सा दोनों के लिए ही पैसे को बचा कर रखना चाहिए। बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यय। अब व्यक्तिगत व्यय क्या होता है? व्यक्तिगत व्यय का मतलब होता है परिवार के में कई सदस्य होते हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, सबका व्यय करने का तरीका अलग होता है, उन सब के व्यय का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई महिला होती है उसे श्रृंगार प्रसाधन आदि पर पैसा खर्च करना है, कोई पुरुष है तो उसे बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू पर खर्च करना है, बच्चे हैं उन्हें अपनी आवश्यकताएं होती हैं, गाड़ी है कुछ भी है, तो इस बात का व्यक्तिगत व्यय में ये सारे व्यय आते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। लास्ट है बचत। बचत का मतलब ये है जो भी इनकम है उसमें से हमें बचाना जरूर है, जो सारे खर्चे करने के बाद बचत भी जरूर करनी है। बजट बनाते समय इस बात का प्रावधान रखना चाहिए कि उसमें बचत अवश्य होनी चाहिए।